गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फास्फोरस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। और वो टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सो एसिड का मतलब होता है द एसिड विच कंटेन OH ग्रुप, है ना। ऑक्सो एसिड का क्या मतलब होता है? द एसिड विच कंटेन OH ग्रुप, है ना। जिनके पास OH ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड, है ना। एनसीईआरटी से भी पढ़ेगा 1 to 1। जिनके पास OH ग्रुप होता है उनको क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड। और जिनके पास नो OH ग्रुप, जिनके पास कोई OH ग्रुप नहीं होता उनको कहते हैं नॉन ऑक्सो एसिड, है ना। पहले एक एक करके टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। उसको नॉन ऑक्सो एसिड कहते हैं जिनके पास OH ग्रुप नहीं होता। जैसे HCl, HBr, ये नॉन ऑक्सो एसिड है, ठीक है। और जिन एसिड्स के पास ऑक्सो एसिड्स के अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है, HNO2 नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है, H2SO4 सल्फर का ऑक्सो एसिड है, H2SO3 सल्फर का ऑक्सो एसिड है। तो ऑक्सो एसिड का मतलब होता है, ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जो कम से कम एक OH ग्रुप कंटेन करते हो। ऐसे एसिड जो OH ग्रुप कंटेन करते हैं। जिनके पास कोई OH ग्रुप नहीं होता उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑक्सो एसिड। जैसे HCl है, HBr है। ऑक्सो एसिड अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड है। ये हमारे सल्फर के ऑक्सो एसिड है, सल्फर के ऑक्सो एसिड है। सुनिए ध्यान से। तो ये कहानी हम चालू कर रहे हैं ऑक्सो एसिड। ऐसे एसिड जो कम से कम एक OH ग्रुप कंटेन करते हैं उनको ऑक्सो एसिड कहते हैं। और जो कोई OH ग्रुप कंटेन नहीं करते उनको नॉन ऑक्सो एसिड कहते हैं। जैसे HCl है, HBr है, HI कोई नॉन ऑक्सो, ये नॉन ऑक्सो एसिड है। और ऑक्सो एसिड जैसे नाइट्रोजन का HNO3 है, HNO2 है। बच्चों पूछते हैं सर HNO2 का नाम क्या है? इसका नाम नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड है। और HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। ज्यादा वाले के साथ एक जुड़ता है, कम वाले के साथ अस जुड़ता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक है, अभी सिखाऊंगा। और H2SO3 सल्फ्यूरस है ना। बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट करेंगे, ट्रिक करके आप नोट करेंगे, कॉपी ले लेंगे, एनसीईआरटी ले लेंगे। एनसीईआरटी को बिल्कुल अपने सामने रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है अगर कोई एसिड अस है और उसमें से अगर आप HI निकालते हैं तो उसके साथ जुड़ जाता है आइट। अब जैसे नाइट्रस एसिड है, उसमें से अगर आप HI निकाल देंगे तो उसका जो आयन बनेगा वो नाइट्राइट बनेगा, समझ गए। और अगर कोई एसिड एक एसिड है और उसमें से अगर आप HI निकाल के उसका आयन बनाते हैं तो उसके साथ एट जुड़ जाता है। आप बोलेंगे नहीं समझ में आया। जैसे H2SO4 है ना, इसका नाम क्या जरा बताओ? इसका नाम है सल्फ्यूरिक, है ना। और अगर मैं इसमें से HI निकाल दूं तो इसका जो आयन बनेगा वो बनेगा सल्फेट, है ना। बोलो SO4-2 सल्फेट बनेगा। अगर मान लो मैं H2SO3 ले लूं और इसमें से अगर मैं 2 HI निकाल दूं तो जो आयन बनेगा वो SO3-2 बनेगा, तो इसका नाम होगा सल्फेट। तो जो एसिड जिनमें अस होता है अगर मैं उनमें से HI निकाल के उनका आयन बनाऊं तो उसके साथ आइट जुड़ जाता है आयन के साथ, और इसके साथ एट जुड़ जाता है। जरा पहले ये बात क्लियर कर लें आपको। तो ऑक्सो एसिड वो होते हैं जो OH ग्रुप कम से कम उनके पास एक OH ग्रुप तो होना चाहिए। जिनके पास कोई OH ग्रुप नहीं होता उनको हम नॉन ऑक्सो एसिड कहते हैं, जैसे HCl, HBr। ऑक्सो एसिड में जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड HNO3 है, HNO2 है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है। ट्रिक ये कहती है अस में से अगर आप एक HI निकाल देंगे तो वो आइट बनाएगा, एक में से अगर आप एक HI निकाल देंगे तो वो एट बनाएगा। जैसे मान लो ये सल्फ्यूरिक है तो ये सल्फेट बनाएगा, और अगर H2SO4 H2SO3 है ये मतलब सल्फ्यूरस है
सल्फ्यूरस है तो ये सल्फेट सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। तो पहले इतनी आप बात क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलो हम बात करने जा रहे हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग ऑक्सो एसिड पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड होते हैं उसके अंदर फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, मतलब उनके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड O होगा, ये कहानी होती है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है तो उनके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड O, ये कंपलसरी कंडीशन है, बाकी 3 सिंगल बॉन्ड होंगे। सभी की शेप टेट्राहेड्रल होगी, सभी की शेप टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। कैसे? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो हमारा रिजल्ट आएगा 4, एक s में और 3 p में, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। जितने भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है सभी की शेप टेट्राहेड्रल होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सबसे पहले इसका जो पेरेंट एसिड है, जो इसका सबसे पॉपुलर एसिड है, जो इसका पेरेंट एसिड है, मैं बता देता हूं। इसका जो पेरेंट एसिड है वो है आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है ना, H3PO4 कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ये इसका सबसे मेन एसिड है। हम लोग है ना पेरेंट एसिड को हम यहां लिख देते हैं, ये एक एसिड है, एक, ये पेरेंट एक एसिड है, ये पेरेंट एसिड है, एक एसिड है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला H3PO4 है जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आती है। ये पेरेंट एक एसिड है, पेरेंट एक एसिड है। अगर मैं पेरेंट एक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं, पेरेंट एक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो इसका अस एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? अस एसिड बनता है। अगर मैं पेरेंट एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो इसका अस एसिड बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं उसका नाम होगा फॉस्फोरस। अगर मैं पेरेंट एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो उससे जो एसिड बनेगा उसका नाम होगा फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूं फॉस्फोरस की +3। अगर मैं पेरेंट एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो जो एसिड बनता है उसको कहते हैं अस एसिड। अस एसिड, अरे बच्चों अस एसिड बोला जाता है। ये एक एसिड है, ये फास्फोरस का अस एसिड होगा, फास्फोरस एसिड है, ये फॉस्फोरिक है। अब अस एसिड में से मैं दो चीजें कर रहा हूं, अस एसिड में मैं दो चीजें कर रहा हूं। अगर मैं अस एसिड में दो तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं अस एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं, अस एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो ये हाइपो बनेगा अस एसिड का, ये हाइपो बनेगा अस एसिड का, ये हाइपो बनेगा अस एसिड का। आप पेरेंट एसिड एक है, एक में से अगर आप एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हो तो ये अस एसिड बनेगा, और अस एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हो तो इस अस का हाइपो बनेगा, ये इस अस का हाइपो बनेगा, इस अस का हाइपो बनेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? इस अस का हाइपो बनेगा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं बता दूं, यहां पर बड़ा आसान है, H3PO। पेरेंट एसिड हमारा सबसे फेमस H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल देता हूं तो इसका अस एसिड बनेगा, इसका अस एसिड बनेगा फॉस्फोरस एसिड, और इसके अस एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो इस अस एसिड का हाइपो बनेगा, इस अस एसिड का हाइपो बनेगा। तो बताओ नाम क्या होगा इसका? नाम बताओ। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। लिखते रहिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जल्दी बताओ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बच्चों एक और नाम भी है, इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एक और नाम है फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड, इसके अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है।
फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड में से इसका एक एसिड कहते हैं, पेरेंट एसिड है ये, इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो इसका अस एसिड बन जाता है। इस अस वाले में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो इसका हाइपो अस बन जाता है। इस अस एसिड का हाइपो बन जाएगा, तो इस अस एसिड का हाइपो बन जाएगा। बच्चों अगर मैं यहां पर अगर मैं इसकी 2 यूनिट में से 2 से मल्टीप्लाई करके वाटर निकाल दूं तो ये पायरो बन जाएगा अस एसिड का, पायरो बन जाएगा अस एसिड का। इसको अस एसिड को H3PO3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से वाटर निकालो तो पायरो बन जाएगा इस अस एसिड का, ये पायरो बन जाएगा इस अस एसिड का। क्या फॉर्मूला होगा जरा बताओ, क्या फॉर्मूला होगा? H3PO3 का डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, H6P2O6, तो इसका जो बनेगा H4P2O5 बनेगा। वाटर निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, वाटर को निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। नोट किया, वाटर को निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। फिर से समझते हैं टेबल को, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सिखाता हूं। अस एसिड में आप 2 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसके 2 यूनिट में से वाटर निकालो तो उसका पायरो बन जाएगा अस एसिड का, और उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो अस एसिड में से तो उसका हाइपो बन जाएगा। क्लियर नहीं हुआ है? चलो फिर से चेक करते हैं। ठीक है, अस एसिड बच्चों मेरी बात समझना, देखो यार समझो, इसका सबसे एक एसिड कौन सा है? एक एसिड, इसका सबसे फेमस एसिड कौन सा है? फास्फोरस का, और वो है H3PO4। इसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? +5। नाम क्या है? फास्फोरिक, है ना? नाम क्या है? फास्फोरिक एसिड। एक एसिड में से अगर आप ऑक्सीजन माइनस कर देते हो ऑक्सीजन को, तो ये बनेगा इसका अस एसिड, इसका अस एसिड बनेगा। अगर आप H3PO4 फास्फोरिक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन माइनस कर देते हो तो इसका अस एसिड बनेगा। अस एसिड मतलब H3PO3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या नाम होगा? फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड नाम होगा। बच्चों एक नाम और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम है फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड, फास्फोरस एसिड बनेगा, है? क्लियर? H3PO4 जो है उसका सबसे फेमस एसिड है फास्फोरिक एसिड। उसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन माइनस करते हो तो उसका अस एसिड बनेगा। अगर आप इसका अस एसिड बनाओगे तो फास्फोरस एसिड है। इसका ये नाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला नाम ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता है, नीट के एग्जाम में आया है। ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं इसमें से 2 ट्रांसफॉर्मेशन करूं, इस अस एसिड में से मैं 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। अगर मैं इस अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा, इस हाइपो बन जाएगा अस एसिड का, हाइपो बन जाएगा अस एसिड का, हाइपो बनेगा अस एसिड का। तो बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H3PO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाम होगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें 2 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मैं ऑक्सीजन माइनस कर दूं, तो ऑक्सीजन माइनस करूंगा तो इसका क्या बनेगा? हाइपो बनेगा इस एसिड का। इसका हाइपो क्या कहलाएगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और हीट करने पे वाटर निकाल दूं तो इसका बनेगा पायरो, बनेगा इस अस एसिड का, पायरो बनेगा अस एसिड का। क्या नाम होगा? पायरो फॉस्फोरस, और फॉर्मूला क्या होगा? H4P2O5। पहले इतना काम करिए, H4P2O5।
वाटर निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, वाटर निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी से डिराइव्ड है, इसी में से वाटर निकाला गया है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगी। तो फास्फोरिक एसिड मेन एसिड है, एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस करोगे उसका अस बनेगा, उसके अस में से एक ऑक्सीजन माइनस करोगे उस अस का हाइपो बनेगा, उस अस एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वाटर निकालोगे पायरो बनेगा उस अस एसिड का। क्लियर कर लो पहले, बोलो डायग्राम सीखते हैं बच्चों। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जितने जितने OH ग्रुप होते हैं, जितने OH ग्रुप होते हैं उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, उतना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन H+ होते हैं। जितने OH ग्रुप होते हैं उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, मतलब वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो पाएगा जो किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही आयोनाइजेबल होता है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है किससे, H से, और H को एज रिलीज कर देता है H+ के फॉर्म में। बेसिसिटी का मतलब है, बेसिसिटी का मतलब है, बेसिसिटी का मतलब है बेस को कितने H+ देगा, बेस को कितने H+ देगा। तो जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ देगा, जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ देगा, इसीलिए उसको बेसिसिटी बोला जाएगा। बेसिसिटी OH को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी का हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, रिलीज एज H+, इसीलिए बेसिसिटी का मतलब है बेस को कितने H+ देगा, कितने देगा, जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ देगा। बेस को कितने H+ देगा, जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ देगा। अरे भैया OH ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो आयोनाइजेबल है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वही आयोनाइजेबल है, बिकॉज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्ज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड आयोनाइजेबल है, रिलीज एज अ, ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो गया एज अ H+, और ये H+ कौन गेन करेगा, बेस, बेस के साथ रिएक्ट होगा। तो बेसिसिटी का मतलब होता है बेस को कितने H+ देगा, जितने OH ग्रुप होंगे उतने H+ देगा। तो जितने OH ग्रुप होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो बेसिसिटी किसके बराबर होगी जरा बताओ, यहां पे लिख दूं, बेसिसिटी जो होगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ OH ग्रुप के, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बराबर होगी बेसिसिटी। बेसिसिटी जो है वो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बराबर होगी। जितने OH ग्रुप होते हैं उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, अंडरलाइन किया जाए 1 to 1 पॉइंट। जो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। बेसिसिटी का मतलब ये है बेस को कितने H+ देगा, जितने OH ग्रुप है उतने H+ देगा, बेसिसिटी ये है, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बराबर होती है। चलिए ठीक है, सारे स्ट्रक्चर सीखते हैं, पहले रफ कर दूं बच्चों। अगर बेस को एक H+ देगा तो एक तरीके का सॉल्ट बनेगा, बेस को 2 H+ देगा तो 2 सॉल्ट बनेंगे, बेस को 3 H+ देगा तो 3 सॉल्ट बनेंगे। अरे जितने H+ देगा उतने तरीके के सॉल्ट बनेंगे ना, ये याद हुआ। मेन एक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटाओ अस बनता है, उस अस के 2 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस अस में से एक ऑक्सीजन हटाओ उसका हाइपो बनता है, उस अस में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो वाटर निकालो उसका पायरो बनता है। वाटर को निकालने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, लिख दूं, वाटर को रिमूव करने से
ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। वाटर को रिमूव करने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को? स्टार लगा के लिखेंगे, ये भी आ चुका है। वाटर को रिमूव करने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटाऊंगा तो अस एसिड बनेगा, उस अस एसिड में से अगर मैं एक ऑक्सीजन हटाऊंगा तो उस अस एसिड का हाइपो बनेगा, और उस अस एसिड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा देन वाटर निकालूंगा तो उसका पायरो बनेगा। चलिए, जितने OH ग्रुप होते हैं उतनी बेसिसिटी होती है, क्योंकि OH ग्रुप से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, वही हाइड्रोजन रिलीज होता है एज H+, और उसी जितने बेसिसिटी का मतलब है बेस को ये कितने H+ देगा, बेस को कितने H+ देगा, जितने OH ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही आयोनाइजेबल है। चेक कर लो। सारे एसिड के मैं चीजें करा रहा हूं, देखो। अब बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया, सुनो एक ट्रिक सुनो। ऑक्सो एसिड का ये डायग्राम होता है ना, P डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सो एसिड का ये डायग्राम होता है ना। अब सुन लो, एक ऑक्सीजन तो ऐसे जुड़ जाएगा, इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन आएंगे वो सब एज अ OH के फॉर्म में जुड़ेंगे। जितने भी ऑक्सीजन आएंगे वो एज अ OH के फॉर्म में जुड़ेंगे, ध्यान रखना मेरी बात। P डबल बॉन्ड O सिंगल सिंगल। अब इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन आएंगे वो सब एज अ OH जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं H3PO4, P डबल बॉन्ड O। अब कितने ऑक्सीजन रह गए? 3 ऑक्सीजन रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए, OH OH OH। किसका डायग्राम हो गया ये बताओ? फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड का। बताओ मुझे जरा ये बताओ, कितने P बॉन्ड OH है? P बॉन्ड OH है 3 है ना। कितने P बॉन्ड H है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। चलिए, बेसिसिटी कितनी है? कितने OH ग्रुप है? बेसिसिटी कितनी है? ट्राई बेसिक, 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। बेसिसिटी 3 क्यों है? क्योंकि 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। 3 OH ग्रुप है ना, एक OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप। 3 OH ग्रुप है, 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। कितने तरीके का सॉल्ट बनाएगा? 3 सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, 3। चलिए चेक करते हैं। ये लिखा H3PO4, एक HN निकालो, H2PO4 माइनस, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1। H2PO4 माइनस में से एक और HN निकालो, HPO4 2 माइनस, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2। एक और HPO4 माइनस 2 में से एक और HN निकालो, PO4 माइनस 3, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka3। अच्छा, अगर मैं इसका ओवरऑल लिखूं तो एक साथ H3PO4 3HIN प्लस PO4 3 माइनस, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ये स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जब पहला HN दिया K1, जब दूसरा दिया K2, जब तीसरा दिया K3। बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो Ka1 की वैल्यू है वो Ka2 से ज्यादा होगी, और Ka2 की वैल्यू जो है वो Ka3 से ज्यादा होगी। अच्छा ये बताओ, ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज जो है, ये H+ के लिए क्या शो करने लगेगा? अट्रैक्शन। अरे ये नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्शन शो करने लगेगा। यहाँ -2 है, ये मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन। तो H+ के लिए अट्रैक्शन ज्यादा किस केस में? इस केस में। तो इस केस में HN को रिलीज करना मुश्किल है, HN को रिलीज करना मुश्किल है, मतलब डिसोसिएशन कम होगा। भाई इसमें कोई चार्ज नहीं है, HN को रिलीज करना आसान है, बट इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तुम इसको क्या करना चाहते हो? आयोनाइज करना चाहते हो, निकालना चाहते हो।
तो डिसोसिएशन कम होगा ना। अरे भैया ये नेगेटिव इस HN के लिए अट्रैक्शन शो करेगा, जब अट्रैक्शन शो करेगा तो ये आयोनाइजेशन कम होगा ना। अरे भैया K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा होगी और K2 की वैल्यू K3 से ज्यादा होगी। आप समझो मेरी बात, H3PO4 में कोई चार्ज नहीं था, HN रिलीज आसान था, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए अट्रैक्शन शो करेगा, आयोनाइजेशन कम होगा, इसमें और ज्यादा अट्रैक्शन होगा और आयोनाइजेशन कम होगा। तो K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा और K2 की वैल्यू K3 से ज्यादा। अच्छा ये बताओ, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा? ये इक्वेशन कब आएगी? जब इन तीनों को मैं क्या करूंगा, इन तीनों को मैं क्या करूंगा जरा बताओ, ऐड करूंगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये इक्वेशन आएगी। तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, K1 into K2 into K3 इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। जब इक्वेशंस ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। K = K1 into K2 into K3। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, उसकी बेसिसिटी ट्राई बेसिक है, उसके पास 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है क्योंकि उसके पास 3 OH ग्रुप है, 3 तरीके के सॉल्ट बनाता है, POH3 है, P बॉन्ड H0 है। K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा है, K2 की वैल्यू K3 से ज्यादा है। K बराबर होगा K1 into K2 into K3, H3PO4 gives 3HN plus PO4 3 minus। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। 3 तरीके के सॉल्ट बनाता है। अब मैं बात करता हूं H3PO4 में से, H3PO4 में से आपने अभी डायग्राम बनाया ना H3PO4 का, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। अब इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा? इसका अस एसिड बन जाएगा। तो P डबल बॉन्ड O तो कंपलसरी है, OH, OH, H। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये वाले ऑक्सीजन कम हो गया तो ये बन जाएगा POH, POH और H। बोलो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मेरा तरीका कर लो, उस तरीके से कर लो, एक और तरीके से कर लो। ये P डबल बॉन्ड O कंपलसरी, अब इसके अलावा जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सब एज OH जुड़ेंगे, OH, OH, H। ये वाला हाइड्रोजन जो pH वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बच्चों वो नियरली इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये आयोनाइजेबल नहीं होता, ये वाला हाइड्रोजन नॉन आयोनाइजेबल होता है बच्चों। ये वाला हाइड्रोजन एज H+ रिलीज नहीं हो सकता। ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड? P बॉन्ड H वाला हाइड्रोजन। बच्चों इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। नेचर बोलो, डायबेसिक। बच्चों यहां पर मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आपको। रिड्यूसिंग नेचर जो आता है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का जो रिड्यूसिंग नेचर आता है वो आता है नंबर ऑफ P बॉन्ड H के कारण। जितने P बॉन्ड H होंगे उतना हाइड्रोजन डिलीवर किया जा सकता है, हाइड्रोजन डिलीवर किया जा सकता है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, बट HN के फॉर्म में नहीं। हाइड्रोजन को देना रिडक्शन होता है। आपको मैं बता दूं P बॉन्ड H का जो हाइड्रोजन है वो एज H+ रिलीज नहीं हो सकता, वो आयोनाइजेबल नहीं होता। तो जो रिड्यूसिंग नेचर है फास्फोरस के एक्सो एसिड का वो नंबर ऑफ P बॉन्ड H के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा P बॉन्ड H होंगे उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। इसका नेचर कैसा है? डायबेसिक। क्यों डायबेसिक है? 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। क्यों होंगे 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन? ड्यू टू 2 OH ग्रुप। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें फास्फोरस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब फास्फोरस जब भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उसकी टेंडेंसी हायर स्टेट में जाने की और लोअर स्टेट में जाने की, मतलब वो क्या शो कर सकता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है।
फास्फोरस किस स्टेट में प्रेजेंट है? +3 में। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है हायर स्टेट में भी जा सकता है और लोअर में भी जा सकता है। तो अगर मैं H3PO3 को, इसकी टेंडेंसी हायर में भी जाने की और लोअर में भी जाने की, तो जब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो H3PO3 को अगर मैं हीट करूं तो इट विल बी चेंजेस इनटू H3PO4 प्लस PH3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसमें +5, तो +3 से +5 में जाना ऑक्सीडेशन और +3 से -3 में जाना रिडक्शन। तो ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्प्रपोर्शनेशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, +3 में है तो +5 में भी जा सकता है और -3 में भी जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी है हायर में भी जाने की और लोअर में भी जाने की, तो +3 से +5 में भी जा सकता है और +3 से -3 में जा सकता है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है 100%, 100%। बहुत बहुत डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सुना ध्यान से। H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, +3 से +5 में जाता है और +3 से -3 में जाता है। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। अगली कहानी हो गया। अब इसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल दो तो इसका हाइपो बन जाएगा, इसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल दो इसका हाइपो बन जाएगा। इसका नाम क्या है जरा बताओ? इसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल दो, ये वाला ऑक्सीजन तो कंपलसरी है, ये तो फिक्स है। क्या नाम होगा इसका बताओ? हाइपोफॉस्फोरस। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक ऑक्सीजन और निकाल दो, ये बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरस। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। बताओ इसका नेचर कैसा होगा? मोनोबेसिक। क्यों? 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन क्यों है? ड्यू टू 1 OH ग्रुप। इट शो रिड्यूसिंग नेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। इट शो रिड्यूसिंग नेचर। क्यों शो करता है रिड्यूसिंग नेचर? बताओ, इट शो रिड्यूसिंग नेचर क्यों शो करता है रिड्यूसिंग नेचर? ड्यू टू 2p बॉन्ड H, इसके अंदर 2p बॉन्ड H होते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताओ। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का दूसरा नाम क्या है? फॉस्फेनिक एसिड। नीट ने पूछा था फॉस्फेनिक एसिड में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नीट ने पूछा था फॉस्फेनिक एसिड के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसका नाम क्या है? फॉस्फोनिक एसिड। H3PO2 रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि उसके पास 2 p बॉन्ड H होते हैं। जितना ज्यादा p बॉन्ड H होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा। मोर द नंबर ऑफ p बॉन्ड H, मोर द रिड्यूसिंग नेचर। बच्चों, ये p बॉन्ड H वाला हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं होता क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। ये हाइड्रोजन एज अ H+ रिलीज नहीं हो सकता बेस को। जितने ज्यादा p बॉन्ड H होंगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक इक्वेशन बताओ, ये इक्वेशन क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2। ये इक्वेशन बताती है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2। कैसे याद करोगे? कौन सी इक्वेशन बताती है? AgNO3 को रिड्यूस करेगा मेटेलिक सिल्वर में, AgNO3 प्लस वाटर प्लस H3PO2। इस AgNO3 को ये H3PO2 रिड्यूस करेगा, इस AgNO3 को H3PO2 रिड्यूस करेगा किसमें? इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। इट विल बी चेंजेस इनटू मेटेलिक सिल्वर, H3PO2 शुड बी चेंजेस इनटू H3PO4 एंड HNO3। बच्चों, ये रिएक्शन प्रूफ करती है H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड मोनोबेसिक होता है, एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है ड्यू टू 1 OH ग्रुप। इसके पास 2 p बॉन्ड H होते हैं, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर यही शो करता है। इसके पास 2 p बॉन्ड H होते हैं, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर यही शो करता है। रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ p बॉन्ड H।
फिर से लिख देता हूं, चलो दो इक्वेशन फिर से लिख देता हूं। एनसीईआरटी में जहां फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है वहां इन रिएक्शंस को पढ़िएगा, अच्छे से मेमोराइज करिएगा, अच्छे से मेमोराइज करिएगा। क्या बताना चाह रहा हूं, देखो जरा यहां बताओ, यहां बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर लगाओ, तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर लगाओ, चलो। तो रिड्यूसिंग नेचर में H3PO2 बना लो, P डबल बॉन्ड O OH H H, इसमें लगा लो P डबल बॉन्ड O OH OH H, इसमें लगा लो P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तीन केस लगा लिए रिड्यूसिंग नेचर, H3PO2 H3PO3 H3PO4। रिड्यूसिंग नेचर बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर H3PO2 H3PO3 H3PO4, ठीक है। बोलो रिड्यूसिंग नेचर, सुन लिया ध्यान से, H3PO2 H3PO3 H3PO4। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसके अंदर +3, इसके अंदर +5। पहली चीज मुझे एक चीज बताओ, रिड्यूसिंग नेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है? पहली चीज मुझे बताओ, रिड्यूसिंग नेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ P बॉन्ड H के। किसके अंदर P बॉन्ड H ज्यादा है? इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर। तो P बॉन्ड H किसके अंदर ज्यादा है? इसके अंदर। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर H3PO2 का, फिर H3PO3 का, फिर H3PO4 का। रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा इन तीनों में? जब एक ही सेंट्रल एटम सेम हो तब मैंने क्या बताया था? मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, मोर एसिडिक नेचर। सिखाया था ना, जब एक ही एलिमेंट के एसिड आ जाए, जब सेंट्रल एटम सेम हो तो ये कंडीशन लगाते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका? H3PO4 का, देन H3PO3 का, देन H3PO2। जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी। जब कभी कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। जब कभी कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। बच्चों जब कभी कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता। आप ऐसे भी कह सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने के लिए उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना जरूरी है। तो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसके पास P बॉन्ड H होगा वो ही क्या शो करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करेगा। ऐसे भी कह सकते हैं। ये लिख दिया। Reducing nature is directly proportional to the number of P bond H। कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड है जो reducing nature शो नहीं करता? ये H3PO4 reducing nature शो नहीं करता, not show reducing nature। क्यों नहीं शो करता? No P bond H। उसके पास कोई P bond H नहीं। रफ कर दो, चलो। अच्छा अब एक कहानी और, सब 1 to 1 कवर कर रहे हैं स्टूडेंट से। अच्छा इसका रिड्यूसिंग नेचर प्रूव करने वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करती है इसका रिड्यूसिंग नेचर। ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करती है इसका रिड्यूसिंग नेचर। किसका? H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर। तो ये किसको रिड्यूस करता है? AgNO3 H3PO2 plus water, it will be changes into metallic silver plus H3PO4 plus HNO3। तो इसने किसको रिड्यूस कर दिया? इसने इसको रिड्यूस कर दिया मेटेलिक सिल्वर। इसने इसको रिड्यूस कर दिया मेटेलिक सिल्वर में। इसने इसको रिड्यूस कर दिया मेटेलिक सिल्वर में।
सिल्वर नाइट्रेट लिखना चाहो तो लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट रिड्यूसेस टू मेटेलिक सिल्वर, और इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +5 कर दी। ये इक्वेशन क्या प्रूव करती है? ये इक्वेशन ये प्रूव करती है H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, H3PO2 रिड्यूसिंग नेचर क्यों शो करता है? इन P बॉन्ड H की वजह से H3PO2 रिड्यूसिंग नेचर शो क्यों करता है? ड्यू टू 2P बॉन्ड H। जितने ज्यादा P बॉन्ड H होंगे उतना रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा। ये इक्वेशन अंडरलाइन करेंगे एनसीईआरटी में, ये इक्वेशन अंडरलाइन करेंगे एनसीईआरटी में। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो ठीक है। अब जरा अगली बात H3PO2 के बारे में होगी कहानी। अब H3PO3 क्या शो कर सकता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अरे भाई इंटरमीडिएट, तो H3PO3 कैसी रिएक्शन शो कर सकता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर मैं H3PO3 को हीट कर दूं तो वो +3 से +5 में भी जाएगा, मतलब H3PO4 में भी जाएगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट PH3 में भी जाएगा। तो ये रिएक्शन ये प्रूव करती है H3PO3 की डिस्प्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी होती है, वो +3 से +5 में भी जाएगा और +3 से -3 में भी जाएगा, फॉस्फीन भी बनाएगा। ठीक है। अच्छा, H3PO3 कैसा होता है नेचर में? डाइबेसिक होता है। 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, और 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन क्यों होते हैं? ड्यू टू 2 OH ग्रुप। जितने OH ग्रुप होंगे उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, है ना? तो H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। रफ कर दूं? ले लिया? ये भी अंडरलाइन करते चलें। ये दो रिएक्शन बहुत 100% इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन 100% इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखते हैं? अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, मान लो अगर आप ऐसे रटोगे ना, प्रोडक्ट तो याद नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं H3PO3 को हीट करो, तो मैं ये याद रखता हूं कि H3PO3 के अंदर जो फास्फोरस है वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, इसीलिए ये कन्वर्ट होता है H3PO4 में +PH3 में। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे याद रहेगी। H3PO3 को हीट करेंगे, ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर फास्फोरस अपना डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं AgNO3 + H3PO2 + वाटर, तो बताओ ये रिएक्शन हमने कहां पढ़ी है? ये H3PO2 का रिड्यूसिंग नेचर है। क्या कन्वर्ट करता है? सिल्वर नाइट्रेट को इसमें रिड्यूस करता है H, और खुद को किस में ऑक्सीडाइज करता है? H3PO4 में। ऐसे याद किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को H3PO2 ने रिड्यूस कर दिया, सिल्वर में, मेटेलिक सिल्वर में खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया H3PO4। चलिए ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, हाइपो भी हो गया, फास्फोरस एसिड भी हो गया। अब मैंने आपको बताया था पायरो का मतलब क्या होता है। पायरोफॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, पायरोफॉस्फोरस की बात कर रहे हैं बच्चों। पायरोफॉस्फोरस में एक और ट्रिक बताऊं, इन जितने भी पायरो एसिड होंगे उनके अंदर ये कहानी जरूर होगी, PO बॉन्ड P। जितने भी पायरो होंगे उसमें ये कहानी जरूर होगी। एक और तरीका बताता हूं, चलो H3PO3 बना लो, H3PO3 बना लो, OH OH H। एक और बना लो H3PO3 P डबल बॉन्ड O OH OH H। क्या करना है? वाटर निकालना है। क्या करना है बच्चों? वाटर निकालना है। वाटर निकाल दिया, वाटर निकालना है। अरे पायरोफॉस्फोरस एसिड निकालो, वाटर निकाल दिया, बताओ क्या बन गया?
P डबल बॉन्ड O H OH O P डबल बॉन्ड O H OH। क्या फॉर्मूला हो गया H4P2O5। नेचर कैसा हो गया डाई बेसिक, दोनों फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्योंकि वाटर निकालने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। ये कहलाएगा डायग्राम पायरोफॉस्फोरस का। अच्छा, एक और तरीके से भी बना सकते थे। पायरो के अंदर P बॉन्ड O बॉन्ड P होता है, डबल बॉन्ड O हर ऑक्सो एसिड में होता है। फास्फोरस के हर ऑक्सो एसिड में डबल बॉन्ड O होता है। अब जरा बताओ, अब क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है H4P2O5। कितने ऑक्सीजन की कहानी खत्म हो गई, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन की कहानी खत्म हो गई, 3 ऑक्सीजन की कहानी खत्म हो गई। अब बचे कितने, 2 ऑक्सीजन बचे। तो 2 ऑक्सीजन किस फॉर्म में जोड़ दो, 2 ऑक्सीजन दोनों में इक्वली डिवाइड करने होंगे ना। 3 ऑक्सीजन की कहानी खत्म हो गई, PO बॉन्ड P 1 2 3। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे। तो एक OH जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया, दोनों ऑक्सीजन की कहानी भी खत्म हो गई। एक H जोड़ दिया, एक H जोड़ दिया, H4P2O5। क्या नाम है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, जल्दी करो। H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड, जल्दी करो, पायरोफॉस्फोरस एसिड। चलो ठीक है, इधर देखो, मैं आपको बताता हूं। पायरोफॉस्फोरस एसिड, चलो सबसे पहले हम जरा डायग्राम बना लें। H3PO4 का डायग्राम बनाओ, चलो जल्दी। POH OH OH है ना, एक हाइड्रोजन कम करो, फास्फोरस एसिड का डायग्राम बन जाएगा POH OH H। अस वाले में से एक ऑक्सीजन कम करो, हाइपो का डायग्राम बन जाएगा POH H H। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर रिवॉल्व करो, पायरो का डायग्राम बन जाएगा P डबल बॉन्ड O H OH O P डबल बॉन्ड O H OH। 1 2 3 4, 4 की कहानी खत्म हो गई, 4 की कहानी खत्म हो गई। नाम बताओ जल्दी से, नाम बताओ फिर से, क्या नाम है, फॉस्फोरिक, उसमें से एक ऑक्सीजन कम किया, नाम बोलो, फास्फोरस, इसमें से एक ऑक्सीजन कम किया, इसकी हाइपो की कहानी, हाइपोफॉस्फोरस, इसमें 2 में मल्टीप्लाई करके इसका नाम पायरो। तो ये तो हमारे 4 ऑक्सो एसिड की कहानी खत्म हो गई। इक्वेशन बोलो, H3PO3 को हीट करेंगे क्या होगा, H3PO4 प्लस PS3। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन। एक और रिएक्शन बोलो, AgNO3 प्लस H3PO2 प्लस वाटर, क्या बनाएगा बताओ, Ag प्लस H3PO4 प्लस HNO3। Why H3PO2 शो रिड्यूसिंग नेचर, H3PO2 रिड्यूसिंग नेचर क्यों शो करता है, आंसर ड्यू टू 2p बॉन्ड H, 2p बॉन्ड H के कारण रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। जल्दी से कर लो, चलिए। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अब हम पेरेंट एसिड फिर से पहुंच रहे हैं, H3PO4 पे पहुंच रहे हैं। ये कौन सा एसिड है, एक एसिड है। अब अगर आप इसमें से वाटर निकाल दें एक में से, मोल में से, तो ये बनेगा मेटा ऑफ एक एसिड। ये मेटा बनेगा किसका, एक एसिड का। बोलो H3PO4 में से वाटर निकालोगे क्या बनेगा, HPO3। क्या नाम होगा बोलो, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 में से वाटर निकालोगे, इस एक एसिड का मेटा फॉर्म बनेगा, तो उसका नाम होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अंडरलाइन।
अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ट्राइमर के फॉर्म में 3 मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाएंगे, और एक पॉलीमर के फॉर्म में HPO3 का होल एन, HPO3 का होल एन। चलो बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक एक करके सब खत्म करेंगे। इसका नाम है साइक्लो, ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलो बनाते हैं, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लो, अल्टरनेट पोजीशन पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस। हर ऑक्सो एसिड के पास एक कहानी है, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। अब क्या रह गया? 3 हाइड्रोजन रह गए, 3 ऑक्सीजन रह गए, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, कोई भी फॉस्फोर, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन रह गए, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन रह गए भैया। HPO3 का होल थ्राइस बना रहा हूं। कैसे बनाया? बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लो, अल्टरनेट पोजीशन पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन फॉस्फोरस। हर ऑक्सो एसिड के पास ये कहानी है, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। अब बचे कितने? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, किस फॉर्म में जुड़ेंगे? OH, OH, OH। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको बोला जाएगा साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। 100% पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। रफ कर दूं? पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बनाओ। अल्टरनेट पोजीशन पे एक P एक O, एक P एक O, एक बेंजीन जैसा बना लो ना। बेंजीन तो नहीं है बट एक P एक O, एक P एक O, एक P एक O। P को डबल बॉन्ड O दोगे, हर ऑक्सो एसिड में P डबल बॉन्ड O है। 3 हाइड्रोजन बचेंगे, 3 ऑक्सीजन बचेंगे, किस फॉर्म में जुड़ेंगे? OH के। टिक करते रहना सारे डायग्राम पर, टिक करते रहना सारे डायग्राम पर। अब बच्चों इसके बाद पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में कहानी है ये कहानी है, हर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में ये कहानी है, ये चीज जुड़ती रहेगी बार बार। अब मान लो एक और ऐसा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, एक और मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, तो वो क्या करेगा? ये अपने इस ऑक्सीजन से, पीछे वाले से इसको जोड़ लेगा। चलो देखते हैं कैसे। P डबल बॉन्ड O, ये कहानी बना ली, ये OH। अब जो दूसरा मेटाफॉस्फोरिक एसिड है वो अपने ऑक्सीजन को इससे जोड़ देगा, पीछे इससे जोड़ दिया OH। फिर एक और आएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, वो अपने ऑक्सीजन को इससे जोड़ देगा। ऐसी कहानी आगे चलती रहेगी, यही कहलाएगा HPO3 का होल एन। अरे भैया ऐसी एक और यूनिट होगी, उसका ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, इसका ऑक्सीजन दूसरे से जुड़ जाएगा, फिर तीसरे का ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 का होल एन। चेक करो HPO, अरे ये यूनिट जैसे मान लो एक और यूनिट ले लिया, एक और ऐसी एक और यूनिट ले लो, मान लो P डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये जुड़ेगा पीछे इससे। फिर एक और ले लो P डबल बॉन्ड O, OH, ऑक्सीजन, वो इससे जुड़ेगा, ऐसे बनता चलेगा, पॉलीमेरिक चेन बनती जाएगी। तो किसकी कहानी खत्म हो गई? HPO3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, HPO3 का होल थ्राइस, HPO3 का होल एन। इसको बोला जाता है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको बोला जाता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को बोला जाता है एक एसिड। मैंने ये डायग्राम बता दिया, रफ कर दूं? चेक करते हैं, चेक करो। जल्दी चेक करो, जल्दी, बहुत आसान। अब थोड़ी सी कहानी और रह गई है बस। इस H3PO4 एसिड के 2 मोल्स में से वाटर निकाल दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वाटर निकालो, पायरो बन जाएगा इसका, पायरो बन जाएगा ना, पायरो ऑफ एक एसिड। पायरो ऑफ एक एसिड बताओ क्या नाम, क्या फॉर्मूला बनेगा? H4P2O7, नाम क्या बोलो? पायरो फॉस्फोरिक एसिड,
ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बोला था, वाटर निकालने से कोई चेंज नहीं आता +5, वाटर निकालने से कोई चेंज नहीं आता +5, बहुत आसान। फिर बनाओ P डबल बॉन्ड O OH OH OH, फिर P डबल बॉन्ड O OH OH OH, बीच में से वाटर निकाल दो, ज्वाइन कर दो P डबल बॉन्ड O OH OH O P डबल बॉन्ड O OH OH। कैसा नेचर है, टेट्रा बेसिक। कितने OH ग्रुप हैं, 4, टेट्रा बेसिक। कितने OH ग्रुप हैं, 4, टेट्रा बेसिक। कितने OH ग्रुप हैं, 4, टेट्रा बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, H4P2O7 का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। बना लिया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इस पायरो के एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, इस पायरो के एक एसिड में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो, तो हाइपो बन जाएगा एक एसिड का, एक एसिड का हाइपो बन जाएगा, हाइपो बन जाएगा एक एसिड का। क्या नाम होगा बताओ, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। बताओ फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, H4P2O6, 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 H4P2O6। बच्चों कुछ नहीं करना है, जो आपने H4P2O7 का डायग्राम बनाया ना, तो बीच वाला एक ऑक्सीजन गायब कर देना है, बीच वाला एक ऑक्सीजन गायब कर देना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O6। चलो एक ट्रिक बता दो, अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +5 तक हो, अप टू +5, फास्फोरस के केस में बता रहा हूं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की रेंज में हो और ऑड ऑक्सीजन हो, तो जरूर POP बॉन्ड आएगा। और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है, ऑक्सो एसिड में कहां से कहां तक होती है, +1 से +5। तो अगर +1 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑड ऑक्सीजन है, तो POP बॉन्ड जरूर आएगा। और अगर इवन ऑक्सीजन है और रेंज अब वही है +1 से +5, तो P बॉन्ड P आएगा। इवन ऑक्सीजन है तो P बॉन्ड P आएगा, और ऑड ऑक्सीजन है तो P बॉन्ड O बॉन्ड P आएगा। रेंज क्या होनी चाहिए, +1 से +5, +1 से +5 होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हमारे खत्म। इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लो, मैंने पूरा पढ़ा दिया है। कल फिर पढ़ाऊंगा PCl3 PCl5 कंप्लीट, फिर पढ़ाऊंगा HNO3, फिर पढ़ाऊंगा अमोनिया। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू बच्चों।